जून 2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपके अलग अलग मीडिया है, जैसे सर्विलियंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, प्रोपोगंडा हो गया, कल्चरल ट्रांसमिशन हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके मीडिया के अलग अलग फंक्शंस हैं। आपको ये बताना है कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव है। निगरानी करना हो गया, देखो सबका हिंदी भी पढ़ लो एक बार, उससे भी बेटर आइडिया आपको लग जाएगा। क्यों किया जाता है सर्विलियंस, सोच के देखिएगा, सर्विलियंस करने का क्या मोटिव है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। देखो इंफॉर्मेशन का सप्लाई करना सर्विलियंस का ये काम है, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो आपका कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन हम क्यों करते हैं, सो दैट हम इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कर सके। अगर मैं प्रोपेगेंडा की बात करूं, जैसे कि हमारे जो टीवी मीडिया है, ठीक है, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनका मेन एम जो था वो प्रोपेगेंडा करना होता है, और जो आपका इन्फ्लुएंस है वो करना होता है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, इसके लिए हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन की हम लोग बात करें तो ये तो प्लेजर प्रोवाइड करने का काम होता है, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर हम लोग ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अलग अलग आप लोगों के जो मीडिया फंक्शन है उनका क्या काम होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग नोटिस करो तो ये कम्युनिकेशन को इंक्लूड करके आप सभी लोगों से बहुत सवाल पूछे जाते हैं भाई, हिंदी देख के नहीं, इंग्लिश में भी सी ही आंसर होगा, ठीक है जी। किसका क्या काम है ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, एक बढ़िया आप लोगों के लिए ऑप्शन है यहाँ पर कि आपके पास में बोला गया है कि एक शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो आपको बनाना है। आपको ये बताना है कि कौन से सॉफ्टवेयर आप चूज करेंगे। अभी अभी कमेंट में मैंने किसी का पढ़ा कि उन्होंने बोला टीचिंग सॉफ्टवेयर पर एक वीडियो बनाइए मैम, है ना। तो आपको अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। कौन कौन से होने वाले हैं यहाँ पर ये बताना है आपको, और बाकी क्या है ये भी बताना है। देखिए आपसे बोला जा रहा था कि आपको एक एनिमेटेड वीडियो बनाना है, एनिमेटेड वीडियो जिसके अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मूविंग पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो प्लॉटैगन, ये आप लोगों का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन का काम करता है। एनीमेकर सबसे ज्यादा फेमस है जो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूज होता है, एनीमेकर। ए और सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी है, और भी बहुत सारे हैं जो आपके एनिमेशन में काम करते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट और कार्टून का जो मिक्सचर है उसको लेकर एक और नया आया था, ये मैंने लिखा भी है इस पर, पैवटून, ये करके भी एक नया सॉफ्टवेयर है जो इन दिनों बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है एनिमेशन वर्क के लिए। अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का जो एनिमेकर है ये तो सबसे ज्यादा फेमस है, इसको हम लोग DIY एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। DIY की फुल फॉर्म कोई मुझे बता सकता है क्या? DIY, DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, लिख लीजिएगा इसको, डू इट योरसेल्फ। तो डू इट योरसेल्फ भी आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइंड मेस्टर, ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ICT वाले क्लास के अंदर, ये किसके लिए होता है? माइंड मैपिंग टूल है एक तरीके का, है ना। कैहूट ये किसके लिए होता है? गेम के लिए है, क्विज के लिए है ना। बुक क्रिएटर ये तो आपकी बुक क्रिएशन के लिए है। आज के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है जी। Which one of the following propositions are logically equivalent? अब देखो फिर वही बात,
कल की क्लास अगर देखी थी तो ट्रिक याद होगी, ट्रिक के अंदर बताया था कि लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गया तो ऑब्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन, वो वाला चीज आपको यहाँ लगानी है। लगा के देखिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। नो डॉग्स आर अग्रेसिव लिखा हुआ है, नो अग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर नॉन अग्रेसिव एनिमल्स, सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव एनिमल्स लिखा है। चलिए क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो आपके पास में ई है, आपके पास में ए है और आपके पास में ओ है, ठीक है। अब देखिए ई मतलब नो है, ओ मतलब ऑल है, सॉरी ए मतलब ऑल है और सम नॉट मतलब ओ है आपके पास में, है ना। ये कैसे पता लगाते हैं ना, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाले से हम पता लगा लेते हैं, ए ई आई ओ से हम पता करते हैं। अब कह रहे हैं नो डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल्स, नो अग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग। देखो मैंने बिल्कुल क्वालिटी सेम रखी है, नो का नो ही रखा है, पर मैंने सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया। क्वालिटी सेम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज, कन्वर्स, और कन्वर्स जो है वो ई का बिल्कुल आपके लिए वैलिड होता है। तो ये आपके लिए कन्वर्स हो रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से कन्वर्स हो रहे हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है ये वाले पहले और दूसरे में, ए और बी में। अगला देखिए, अगला कह रहा है ऑल डॉग्स आर नॉन अग्रेसिव एनिमल्स। पहली बात तो क्वालिटी चेंज करी है क्या मैम, क्वालिटी चेंज करी है। सब्जेक्ट को एज इट इज रखा है क्या, सब्जेक्ट को एज इट इज रखा है। अग्रेसिव एनिमल्स का उल्टा कर दिया है क्या, नॉन अग्रेसिव कर दिया क्या, कर दिया है मैम। यानी कि पहले और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है मैम, ऑब्वर्स आ रहा है। क्वालिटी चेंज, सब्जेक्ट एज इट इज, प्रेडिकेट के अंदर चेंज। क्या ये सही है हमारा, ठीक है। यानी कि हम क्या आंसर टिक करके आ सकते थे मैम, आप ए बी और सी को टिक करके आ सकते थे। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही बढ़िया, जितने भी बच्चों ने दिया है वेल डन, आउटस्टैंडिंग, जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिया है ए बी और सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बढ़िया नए टाइप का सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए सी तक आप लोगों के कुछ चीजें गिवन है जो कि टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है ओपन सोर्स और कौन कौन सा जो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है, क्या होता है ओपन सोर्स मैम। ओपन सोर्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिनका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है मैम, जिनका सोर्स कोड बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होता है, ऐसे कोड्स को या ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग ओपन सोर्स कहते हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है कौन कौन सा ओपन सोर्स होगा, मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, ए बी सी डी सब आ रहा है मेरे पास में। देखो कोविन और आधार, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी सरकार ने हमें दिया है। एडोब रीडर जो है वो आपके लिए ओपन सोर्स नहीं है, आप इसको फ्री में यूज तो कर सकते हो बट आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए एंड सी। ये जो आपके लिए लिखा हुआ है कोविन, इसकी फुल फॉर्म भी होती है, कोई बता सकता है क्या मुझे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोविन की फुल फॉर्म। देखो आधार हो गया, कोविन हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, ठीक है, डिजी लॉकर हो गया, दीक्षा पोर्टल हो गया, ठीक है, निष्ठा हो गया, ये सब कुछ आपके लिए टोटली फ्री है, सोर्स कोड इनका अवेलेबल है, मतलब ओपन सोर्स है कुल मिला के। बता सकता है क्या कोई, कोविन आया कब था ये बता दो। कोविन कोविन आया था मैम कोविड के वैक्सीनेशन के टाइम। कोविन मतलब कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन की फुल फॉर्म। बहुत ही बढ़िया, कौन है, RNZ संजू, इन्होंने सही लिखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखो, द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर दैट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द फील्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द इन्वेस्टिगेटर हाइपोथेसिस about the research outcome is called as abstract, introduction, result, method। सारे क्या सारे पार्ट होते हैं आपके रिसर्च के, रिसर्च पेपर के। देखो इस क्वेश्चन में ना रिजल्ट और मेथड के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैम आंसर हो ही नहीं सकता। दो में कंफ्यूजन होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट में और एक इंट्रोडक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लगा के आएंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा के आएंगे, हम इंट्रोडक्शन लगा के आएंगे। क्यों नहीं लगा के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सार नहीं पूछा है।
जब शब्द सार यूज किया जाए, समरी यूज किया जाएगा, सिर्फ तभी एब्स्ट्रैक्ट लगा के आएंगे, ठीक है ना। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि कंप्लीट ओवरव्यू है, कंप्लीट ओवरव्यू है, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। और अगर आपसे बोले सार, तब आप एब्स्ट्रैक्ट लगा के आएंगे। सभी बच्चे जो ए आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है, जिन्होंने आंसर दिया है बी उनका आंसर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक ही चीज बोलती हूं, बार बार बोलती हूं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आपको आता है, सिली मिस्टेक से बचना है। दोबारा देखो ट्राई करके। इस बार लॉजिकल रीजनिंग का एक सवाल है, नो मेटल आर ग्लासेस, आपको बोला हुआ है कि फॉल्स है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो इमीडिएटली आप इन्फर कर सकते हो। नो को आपने फॉल्स बोल दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी से हमको क्या बनाना होता है, जेड बनाना होता है। जो हमारी ट्रिक है मैम वो बनाओ। क्या ट्रिक सिखा रखी है हमने, जेड बना के स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के रूल्स लगाने हैं यहाँ पर। जब आप जेड बना लोगे और आपको पता है कि आपका ई वाला जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बात कह रहे हैं कि ये फॉल्स है, इसको फॉल्स बनाओ। जब ये फॉल्स है तो इसका कांटेदार जोड़ीदार जो होगा, इसका कॉन्ट्रिडिक्टरी, वो कौन सा है, आई है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहली बात तो जो आई है जिसको हम सम बोलते हैं, तो सम मेटल आर ग्लासेस, ये तो मैम ट्रू होगा, ये तो ट्रू होगा, गारंटी है मैम, ठीक है ना, गारंटी है। अच्छा ये फॉल्स है तो फॉल्स नीचे की तरफ जाता है क्या, नहीं जाता। अच्छा एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा, गारंटी देता है क्या, नहीं देता। अनडिटरमाइंड अनडिटरमाइंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आंसर में क्या लगा के आओगे, डी। जिन बच्चों ने सी दिया है उनका सही है, जो बच्चे डी दे रहे हैं उनकी होगी पिटाई, ठीक है ना। मेरा नेट बहुत तेज है, पहले बताया था मैंने, ऑप्टिकल फाइबर यूज करती हूँ मैं स्क्रीन के अंदर से घर पे घुस के पिटाई करके वापस स्क्रीन से निकल के आ जाऊंगी, अभी भी गलत करोगे तो, ठीक है। और जिनको लॉजिकल रीजनिंग डिफिकल्ट लगती है, जिनको ऐसा लगता है मेरे से नहीं होती है, मैं फिर बोल रही हूँ, पिछले काउंटडाउन सीरीज के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के जो सेशंस लिए हैं उनको रिवाइज कर लो, और स्पेशली कल मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई है, तो वो ट्रिक्स वाला वीडियो एटलीस्ट देख लो, इट्स अ रिक्वेस्ट। इतना तो मैं कितना ही पढ़ाऊं अब। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए, अगला आप लोगों के पास में दो स्टेटमेंट्स है, उन दोनों स्टेटमेंट से बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। हो गए 30 सेकेंड्स आपके ओवर। चलिए फिर से यहाँ पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस करना था। क्वालिटेटिव फिनोमिना के अंदर ये बोला हुआ है, यानी जो गुणात्मक होता है आपके लिए, इसमें ये बोला हुआ है कि जो डेटा है उसको ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट और मोर देन वन एट्रीब्यूट हम लोग जज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम, कर सकते हैं, ठीक है। विद सच डेटा मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट 1 अबव द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मे बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है क्या, बिल्कुल सही लिखी है। कुल मिला के हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर हम बात करते हैं, और ये सही बात है। क्वालिटेटिव जो होता है वो आपके पास में छोटे से केस से मल्टीपल प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करता है। सैंपल साइज छोटी होती है और वो जो छोटी डेटा है उससे हम लार्ज नंबर ऑफ कंक्लूजन्स निकालने की बात करते हैं। दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हैं। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही, और जिन्होंने इसके अलावा कुछ भी दिया है उनका बिल्कुल गलत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल एक अच्छा करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल है थोड़ा, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ा डेटा भी देने वाली हूं। चलो अब देखो यहां पर क्या बोला हुआ है, एक आईबीएम की बात की, एक टीसीएस की बात की और एक इन्फोसिस, ठीक है। तो मैं बात करूं तो ये तीन बहुत बड़े आईटी जाइंट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जाइंट्स है। आईसीटी में इस तरीके के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो देखो आपका आईबीएम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, आईबीएम जिसको हम बिग ब्लू भी बोलते हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर बनाती थी, और ये प्राचीन समय से चलती आ रही है, बहुत लंबे समय से, जब कंप्यूटर बनने शुरू हुए थे तब से चलती आ रही है, 18th वाले टाइम से। अब टीसीएस है टाटा जी की, रतन टाटा जी की जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस भी हमारे देश के एक बड़े आईटी जाइंट में से एक आते हैं।
यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो IBM है उसको मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड बोला 2023 में, और TCS और इन्फोसिस जो है वो सेकंड और थर्ड रैंक पर आए थे। तो ये क्या सही है नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको आता था तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर है तो मैं इसलिए दे रही हूं ये आपको। सबसे नंबर 1 पर आई थी एसेंचर। कौन सी आई थी? एसेंचर। एसेंचर कंपनी नंबर 1 IT ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 की रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन था? एसेंचर। अभी जिसने बहुत सारे एम्प्लॉइज को एक साथ निकाला भी था, अगर आपने न्यूज में पढ़ा हो तो। फिर आया था सेकंड नंबर पे TCS, फिर आया था इन्फोसिस, और फिर आया था आप लोगों का IBM। समझ गए? फिर कैपजेमिनी आया था, फिर आप लोगों का एनटीटी, कॉग्निजेंट, HCL, विप्रो, और उसके बाद में आप लोगों का फ्यूजिस्टिव। ठीक है, ये आप लोगों की रैंकिंग रही थी, है ना। मैंने कॉग्निजेंट में काम किया है और इन्फोसिस का भी क्लियर किया है, बट कहीं नहीं, क्योंकि ये बैंगलोर बुला लेते थे और फिर मैं जाती नहीं हूँ। आपको पता है ना, मेरे को अपने शहर से बाहर जाना पसंद नहीं है। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने कहाँ से ली है? विकिपीडिया से ही ली है। तो ऐसा नहीं है, आपको मैं एक्यूरेट रैंकिंग ही बता रही हूँ, है ना। विकिपीडिया से ही मैंने ली, सोर्स मैं बता रही हूँ, इसलिए नो प्लैगरिज्म, क्योंकि करंट अफेयर था, रैंकिंग आपको पता होना जरूरी था। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो दोबारा से चेक कर सकते हो, पर टॉप 3 तो एटलीस्ट याद रखने, एसेंचर, TCS, इन्फोसिस और IBM। अगला सवाल देखिए। सुधा मूर्ति जी के, बिल्कुल। चलो, एक और बहुत ही बढ़िया टाइप का सवाल है आप लोगों का। देखो क्या कह रहा है, 10 मिलीग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेस X वाज फेड टू 10 माइस। ठीक है, 10 चूहे थे जिनको हमने कुछ 10 मिलीग्राम का सब्सटेंस X खिलाया था। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि सबके सब मर गए 2 मिनट के अंदर। ठीक है, कुल मिला के मर्डर हुआ है चूहों का, CID को बुलाया जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ X है वो फैटल है टू द एवरेज माउस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ये आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, वीक आर्ग्यूमेंट है ना, ये सब आपको बताने हैं। अच्छा मैम, हमको ये नहीं आता है, हमको तो ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करें। हमने क्या सीखा हुआ है? चॉइस एलिमिनेशन। मैं इस एग्जांपल से आपको चॉइस एलिमिनेशन लगाना सिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। देखो थोड़ा बहुत तो आप पढ़ के गए होंगे, तभी चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हो। अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए हो तो चॉइस एलिमिनेशन नहीं लगेगा, फिर तो कैंडिडेट एलिमिनेशन लगेगा, यानी कि फिर आपके सिलेक्शन की चांसेस नहीं है। तो थोड़ा बहुत पढ़ के गए हो तो हम एटलीस्ट इतना पढ़ के गए हैं कि ये वैलिड इनवैलिड जो है ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के टर्म है, और स्ट्रॉन्ग और वीक जो है ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के टर्म्स है। कुल मिला के मैं कहना चाह रही हूँ कि ऑप्शन नंबर डी तो बनता ही नहीं है। वीक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है जो हमने पढ़ी हो। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव एंड वीक इंडक्टिव पढ़ा है। पहली बात तो ये गलत करो। फिर ऊपर कह रहा है कि इट कमिट्स द फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, इट कमिट्स द फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है? एक सिचुएशन में कोई बात सही हो गई तो हमने हर जगह उसको सही लगाना शुरू कर दिया। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मर्डर हुआ है, सीरियस बातें हुई है। इररिलेवेंट कंक्लूजन की जहां तक बात आ रही है वो भी यहाँ पर नहीं है। क्यों मैम? यहाँ पर फैलेसी नहीं, आपको एक सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूछा है कि ये किस तरीके से आपने कंक्लूड किया है। तो यहाँ पर इररिलेवेंट कंक्लूजन वाला भी कोई बात बनती नहीं है। डायरेक्टली आंसर निकल गया है सी, बिना मैंने चेक किए। बट उसके अलावा भी देखो, अगर मैं बोलूं तो आपने 10 मिलीग्राम सब्सटेंस दिया था एक्स को, इसको हम लोग बोल रहे हैं, और उसको आपने 10 चूहों को खिलाया। ये आपका एक प्रेमाइस है, सबके सब मर गए, ये आपका प्रेमाइस 2 है। और आप ये कह रहे हो कि जो आप लोगों का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, आप लोगों के लिए घातक था। यही तो लिखा हुआ है। तो आप लोगों के पास में यहाँ क्या हो रहा है? एक्चुअली में मैम हम प्रेमाइसिस के थ्रू कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रेमाइसिस ट्रू, कंक्लूजन ट्रू, कैसा आर्ग्यूमेंट? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कौन सा ओपन सोर्स है। SPSS है, मिनीटैब है, R है और मैटलैब है। अभी अभी हम लोगों ने इस पर बात करी थी कि आप लोगों का जो R होता है, जो सबसे फेमस आपके लिए स्टैटिस्टिकल टूल है, डेटा एनालिटिक टूल है, सॉफ्टवेयर है, R, वो आपका यहाँ पर सही होगा। R ने किसको रिप्लेस किया है? SAS को रिप्लेस किया है।
ठीक है। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी एक तरीके का रिसर्च के अंदर डेटा एनालिटिक्स टूल है। मिनी टैब और मिनी मैटलैब, ये भी क्या है आपके लिए, सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एनालाइज करने में काम में आते हैं रिसर्च के अंदर। सभी के सभी सॉफ्टवेयर्स मैंने पढ़ाए हैं, आपको कल सुबह की क्लास में देखना, ठीक है। फिर आपके लिए सवाल बन रहा है फैलेसी से। अभी तक एक ही सवाल है जो मुझे मूड से मिला है, और फॉर्मल फैलेसी से एज सच अभी तक मुझे कोई सवाल नहीं मिला है, तो मैं आपको ये बोल देती हूं, याद रखना 11 से 14 तक जिसके पेपर है, फॉर्मल फैलेसी के सवाल बन सकते हैं ज्यादा। क्यों बोल रही हूं, अभी तक फॉर्मल फैलेसी इतनी नहीं देखी गई है, तो डेफिनेटली आगे फॉर्मल फैलेसी, मूड्स एंड फिगर जैसे टॉपिक्स पर सवाल बन सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो जो सवाल पिछले बना है आपके शिफ्ट में, उसको देख लेते हैं। आपसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो फैलेसी हो रही है। एक पॉलिटिशियन इज आस्क्ड अबाउट करप्शन इन हिज पार्टी, द पॉलिटिशियन रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग देयर वाज अ लिटिल इशू ऑफ करप्शन लास्ट ईयर, बट लुक एट हाउ मच मोर करप्ट देयर आर इन रशिया। भाई हमने ऐसे बोला कि भाई बताइए करप्शन के बारे में, तो पॉलिटिशियन सर कह रहे हैं कि देखो हाँ थोड़ा बहुत करप्शन का प्रॉब्लम हमारे साथ में आया था, बट हमारा छोड़ो, आप देखो रशिया के अंदर तो कितना ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। मतलब खुद की बात को या खुद के बात पर बहस करने की जगह क्या कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। वो अपने गलती को, रशिया को बीच में लेके आके अपने ध्यान हटा रहे हैं कि मेरे पे से तो ध्यान हटे भाई। समझ रहे, ऐसा हम करते हैं, ऐसा हम हमेशा बचपन से हमारे घरों में करते आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर छोटा भाई छोटा बहन है तो वो अच्छे से मेरी बात से रिलेट करेगा, क्योंकि मैं भी हूँ। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी डांट लगने लगती है, हम क्या करते हैं, मम्मी भैया ने तो वो भी किया था, 3 साल पहले भैया ने कोई वास तोड़ा था, कब तोड़ा था, भैया वहां गए थे दोस्त के साथ घूमने, दीदी ने वहां गई थी, दीदी ने वो करवाया था। समझ रहे हो ना, हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पिटाई लगने लगती है, नहीं 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 हमारा छोड़ो मम्मी, हमने तो छोटी सी भूल करी है, नादान है हम बदमाश है, शैतानी की है हमने, बदतमीजी नहीं की है, बदतमीजी तो बड़े भैया ने की थी। ऐसा करते हैं ना हम, हमारे ऊपर से ध्यान हटाओ, मम्मी का ध्यान कहीं और जाए। तो वो चीज जो होती है इसे हम कहते हैं रेड हेयरिंग। क्या कहते हैं, रेड हेयरिंग नाम की इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। जब हम हमारे ऊपर से ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें कि भाई हमसे तो हटे ध्यान, एटलीस्ट हमारी तो जान बचे, इसे कहते हैं रेड हेयरिंग। तो जैसे पॉलिटिशियन जी ने क्या कहा, बोले कि नहीं देखो मैं करप्शन किया था छोटा सा, उधर देखो उसने बहुत ज्यादा किया है, तो वो कहते हैं आपके रेड हेयरिंग। ठीक है। एड होमिनेम कब होता है, देखो एड होमिनेम का मतलब होता है पर्सनल अटैक। समझ गए, पर्सनल अटैक। इसी को क्या हम लोग डोनाल्ड ट्रम्प फैलेसी भी कहते हैं। पर्सनल अटैक बोले तो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग हो, 2 लोग हैं जो बहस कर रहे हैं, और वो सामने वाला बंदा कहता है तू तो क्या ही जवाब देगा, हरी पैंट तो तू पहन के आया है, तू तो क्या ही सही बात बोलेगा। मतलब सही बात और गलत बात बोलने से हरी पैंट का क्या मतलब है, उसको पसंद है हरी पैंट, लाल शर्ट पहनता है, उसके ऊपर बढ़िया तोतापुरी बन के घूमता है, वो उसको कुछ भी पहन के घूमे, वो तेरे को क्या मतलब। बात सही बोलने से बात होगी ना। अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हो तो उसके कपड़ों से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, है ना, उसने कैसे बाल बनाए हैं, क्या वो अलग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी किया, उससे क्या मतलब है। बात चल रही डिबेट की, तो वहां पे बात करिए आप, सही है। तो जब पर्सनल अटैक किसी पे किया जाता है तब हम उसे बोलते हैं एड होमिनेम। ये डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से इसलिए फेमस हुआ था, जब वो लड़ रहे थे, इलेक्शन फाइट कर रहे थे, तो वो हिलेरी क्लिंटन पे बड़ा करते थे ना, पर्सनल कमेंट करते थे कि वो तो क्या ही बताएगी, फिर उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ उठा लेते थे और उस पर कॉमेंटबाजी करते थे, इसीलिए फेमस हुई डोनाल्ड ट्रम्प फैलेसी के नाम से। रेड हेयरिंग बताई दिया। स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होता है, देखो स्ट्रॉमैन फैलेसी का मतलब होता है कि इधर उधर लेके जाना बात को, क्या करना, बात को इधर उधर लेके जाना। समझ रहे हो, जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि वो फार्म्स को बचाने के लिए हम अलग से एक वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉमैन ही बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, वो अरे कोई भी बर्ड नहीं आके बैठे फार्म के अंदर, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं वर्ड भूल गई उसका, मतलब एक नकली पुतला बना के रख देते हैं ना, वो स्केयर क्रो जिसको बोलते हो, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्केयर क्रो बना देते हैं। तो बर्ड्स को क्या लगता है, बर्ड्स को ऐसे लगता है कि ये जो है मैम, ये जो है भाई यहाँ पे नहीं जाना क्योंकि आदमी बैठा है, हम जाएंगे किसी भी खेत में हम जाके बैठेंगे तो वो बंदा हमको मारेगा, उड़ा देगा हमको। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक ऐसा भ्रम
क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका सही लॉजिक, जो सही बात चल रही थी वो इधर उधर हो गई है। देखो, डाइवर्जन करना किसी बात से स्ट्रॉमैन कहलाता है, बट कोई और दूसरी बात सामने रख देना जो उसी के साथ में चल रही हो, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। जैसे कि स्केयर क्रो वाला एग्जाम्पल याद रखना। फिर आता है एक स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना। ये फैलेसी हम हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, राई का पहाड़ बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेट के दर्द से शुरू होता है और हम कहां तक पहुंच जाते हैं, गूगल कर करके पूरा एमबीबीएस कंप्लीट करके हम पता नहीं कौन से कैंसर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा करते हैं ना, कुछ भी हो रहा होगा, हमको कोई भी दिक्कत हो रही होगी, हम उसको बड़ा करते 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 राई का पहाड़ बना के बातों में, ख्याली पुलावों में पता नहीं कहां तक पहुंचा देते हैं। तो ये क्या है, राई का पहाड़ बनाना है ना। जैसे आपने ऐसे बोला कि आपके किसी दोस्त ने बोल दिया, कुछ भी मजाक के अंदर कुछ बोल दिया, तो आप उसको ऐसे बोलते हो कि तू ऐसा मजाक करता है, तू देश के बारे में ऐसा सोचता है, तेरे को तो देश से निकाल देना चाहिए, तू देशद्रोही है, तेरे को तो भेज देना चाहिए बॉर्डर पे गोली खाने के लिए। मतलब इस तरीके से बढ़ा के उसका छोटे से मजाक को आप कहाँ ले गए, देशद्रोही बनने तक ले गए। तो ये जो आपने सीन किया है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। हाँ देखो, सारे के सारे गूगल के डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, सब के सब गूगल से एमबीबीएस करके आए, तुरंत ये प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और पहली दवाई लेते ही मरीज गया, सारे दुख दर्द उसके खत्म। बस वो अलग बात है कि वो जिंदा नहीं रहेगा ये बताने के लिए, आपको दुख तो खत्म हो ही जाएंगे मैम। हाँ बिल्कुल, है ना, कि आज जो है वो तू मजाक कर रहा है, कल तू जो है वो बड़े बड़े जगह पे जाके ऐसी बातें करेगा, ये करेगा वो करेगा। मम्मी भी तो करती है ना कि तू तो है ही खराब, यही है। मम्मी नहीं करती है? जैसे मम्मी मुझे जो है वो आज मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कह रहेगी तू तो है ही ऐसा, तू अभी ऐसा बोल रहा है, फिर कल तू ऐसे बोलेगा इसमें मन नहीं लग रहा है, फिर तू हमको छोड़ देगा, फिर तू फॉरेन में चला जाएगा, तू भाग जाएगा हमको छोड़ के। नहीं, मम्मी इमोशनल कर देती है आपको बड़ा जबरदस्ती का राई का पहाड़ बना के। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्लिपरी स्लोप। आई होप आप समझ गए होंगे, मैं ज्यादा नहीं चलूंगी इस पर। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल रहेगा। क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से बनेंगे। कैसे? कंसिडर दो बाइनरी नंबर आप लोगों को मैंने दिए हैं, आपको मैं एक तरफ कराऊंगी इनके बीच में और एक तरफ मैं कराऊंगी इनके बीच में एंड। देखो ये सवाल जो है ये है लॉजिक गेट्स के सवाल, और लॉजिक गेट्स भी अभी अभी कैप्सूल कोर्स के अंदर जितने भी बच्चे एनरोल्ड थे ऑलरेडी, उसमें मैंने आपको करवाया था। देखो मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ, मेरे पास में अपनी बातों को प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है कि एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा हुआ बच्चा अच्छे से जानता है कि मैंने उसे पूरे 6 महीने 8 महीने के कोर्स में क्या पढ़ाया और उसके एग्जाम में कितना काम आया। तो मेरे पास में बस यही चीज है। इसीलिए आपने देखा होगा तीनों दिन के एनालिसिस में मैं बहुत खुश थी। मैंने कभी आपको किसी सवाल के लिए नहीं बोला कि आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, मैं थोड़ा शॉक्ड थी जब बेस 6 आ गया, बट खुश थी क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को वो पढ़ाया है। तो बस मैं यही चाहूंगी कि जितने भी बच्चे जिनके पास में पेड कोर्स है वो अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करें, क्योंकि मैंने कोर्स में सब पढ़ाया है। ठीक है, इवन मैंने यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं आपको मेंशन किया होगा कि इस क्लास को रिवाइज कर लो, उसको कर लो। सेम चीज मैं इस बैच के लिए करूंगी, क्योंकि अब तो सिलेबस भी चेंज होगा। तो जो बच्चे मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं सिंसियरली चुपचाप तैयारी करनी है उनको, तो वो ज्वाइन कर ले एटम 2.0 को। मैं इसलिए फ्रैंकली बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेन फोकस जो है वो हमारा होना चाहिए कि सबसे पहले कंटेंट को कवर करो। कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको एग्जाम सेंटर में बैठ के कि यार ये तो कभी देखा ही नहीं। समझ रहे हो? तो इस चीज पे फोकस करना है कि यार ये तो कभी देखा ही नहीं, ये आपको कभी नहीं महसूस होना चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है ज्यादातर लोग जिन्होंने और गेट या जिन्होंने एंड गेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, उनको ऐसे लगेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो कंप्यूटर साइंस का सवाल पेपर 1 में पूछ लिया। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? ये मैंने आपको पढ़ाया है और आपको क्लास भी याद होगी। जितने बच्चे जो JRF अड्डा पे थे मेरे साथ, याद है अपन ने पढ़ा है। दोबारा से करके दिखाती हूँ। और गेट का मतलब क्या होता है? और गेट का मतलब होता है जैसे कि हम ऐड कर रहे हो, और एंड गेट का मतलब जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं P और Q है तो क्या करना है? और मतलब होता है आप यहां पर इनके बीच में प्लस कर दो। प्लस मतलब क्या होता है? दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो मेरा आंसर 1 आएगा। दोनों में से एक भी 1 हुआ, एटलीस्ट एक 1 आएगा, मतलब बाइनरी 1, तो फाइनल आंसर में 1 आएगा मैम। जैसे कि करके देखो मैम, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से बताओ। 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। सही है, यही था। अब मैं इसका और करके दिखा रही हूं। जब मैं और कर रही हूं और मैं बोलूं कि एक भी 1 होगा तो फाइनल आंसर में 1 आएगा। दोनों में 1 है,
1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और ये भी 1 है। सभी के सभी क्या आएंगे मैम? 1 आएंगे। कैसे? ये कैसे किया? मैंने कहा और के अंदर अगर दोनों में से, जिनका और कर रहे हो, दोनों में से किसी पे भी एक पे भी 1 है तो आपके फाइनल आंसर में 1 आएगा। ठीक है, अगर मैम 2 जगह 1 है तो क्या आएगा? तो 1 आएगा ही आएगा। दोनों हाई है तो दोनों का और भी हाई आएगा। ये तो समझ में आ गया मैम और का। अब किसका करना था? दोनों के बीच में एंड करके दिखाओ। एंड के अंदर अब उल्टा करना है। अगर दोनों में से किसी भी एक के अंदर एक भी 0 है तो फाइनल में 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये भी 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 0। क्यों? 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0 होता है, तो बस 0 कर देना है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे जल्दी से, जल्दी वाला आंसर देना है। कह रहा है आप लोगों के लिए कि आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। ऑल विमेन आर ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स, सभी की सभी विमेन ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स होती है। इसका आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताना है। मैम देखो, ऑल में सबसे बड़ा फायदा ये है, चाहे ऑब्वर्स निकालो, चाहे कन्वर्स निकालो, चाहे कॉन्ट्रापोजिशन निकालो, सारे वैलिड होते हैं। और बस एक चीज है कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ऑल का सम से करना पड़ता है, क्योंकि ऑल लिखना जरूरी नहीं होता था। जैसे देखो यहाँ पर क्या किया है, आपने बोला है ऑल का नो कर दिया, डी वाला चेक कर रही हूँ। सब्जेक्ट विमेन था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट विमेन है, और ऑनेस्ट है तो आपने उसका नॉन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग कर दिया। तो क्या मैं इसका आंसर डी लगा दूं? ऐसे ही मेरा मन था। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा एग्जाम हॉल में जाके क्या होता है। मैं भी कोई ये क्वेश्चन पहले से नहीं करके आई हूँ, बट हाँ मेरी अप्रोच ऐसी होती है हमेशा एग्जाम में। मेरे को पता नहीं क्यों मजा आता है उल्टा करने में। मैं नीचे से ऑप्शन चेक करना शुरू करती हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऊपर से चेक करते हो, भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी का गलत आया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया है उनका हो गया नमस्ते, वो देंगे जून 2024 का पेपर, है ना। वो तैयारी कर रहे 2054 की। अरे बेटा, विमेन का विमेन है, ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स का ऑनेस्ट, ना सब्जेक्ट में कुछ चेंज, ना प्रेडिकेट में कुछ चेंज, सिर्फ क्वालिटी चेंज कर दी। ना ये ऑब्वर्स है, ना ये कन्वर्स है, और ना ये कॉन्ट्रापोजिशन है। तो क्या कर रहे हो? 2054 की तैयारी कर रहे हो क्या? है 2054 में हम देंगे पेपर। बताओ, तुम्हारे पेपर में 5 दिन नहीं रह गए और तुम ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो। लॉजिकली इक्विवेलेंट अभी बोला था मैम, लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले में कौन सी ट्रिक लगानी है? ऑब्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन वाली ट्रिक लगानी है। जब लॉजिकली इक्विवेलेंट ना लिखा हो तब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाली ट्रिक लगानी है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। अब ये गलत मत करना, ये गलत नहीं करोगे। एक और चांस दे रही हूं, लास्ट चांस है तुम्हारा अपने आप को रिडीम करने का। चलो मैम देखो क्या कह रहा है, इस बार कहा गया है कि इनमें से लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है ना जी। चल आप देखें कितना दिमाग लगाएंगे सारे के सारे। नो फिलोसफर्स आर इंडस्ट्रियलिस्ट आपने लिखा हुआ है, ठीक है समझ गए। अच्छा, नो की जगह मैं ऑल कर दूं तो कर दीजिए मैम, ऑब्वर्स बना के देख रहे हैं। नो की जगह ऑल किया है, सब्जेक्ट फिलोसफर है, यहां पर भी सब्जेक्ट फिलोसफर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट है। ऑप्शन नंबर ए और डी क्या एक दूसरे के ऑब्वर्स है? और जो ऑब्वर्स होते हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं क्या? मैम होते हैं। यानी ए और डी तो आंसर में आना चाहिए। चूज करो कौन सा है जिसमें ए और डी हो, ए और डी हो। मैम एक तो बी ऑप्शन है और एक आपका सी ऑप्शन है, तो 50-50 हो गया है कंप्यूटर जी के द्वारा, क्योंकि आपका ए में और डी ऑप्शन में ए और डी जोड़ीदार नहीं है मैम। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है मैम एक और चूज कर लो। अब आपके पास में कौन कौन से बच्चे हैं? बी और सी बचे हैं। बी में कह रहा है ए बी डी, या तो आंसर होगा ए बी डी या फिर आंसर होगा ए सी डी। चलिए बी और सी दोनों को पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है नो इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसोफर्स, ऑल नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉन फिलोसोफर्स। अच्छा जी। मैम आपने एक चीज बताई थी हमको कन्वर्स के बारे में, चलो कन्वर्स लगा के देखते हैं। कन्वर्स में क्वालिटी सेम रहती है, नो का नो ही रहेगा,
पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे कांटा लग जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है, देखो फिलोसफर्स ये रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट ये रहे, मैम बी, ए बी और डी, आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलो वेरी गुड। अभी भी यहां पर मेरे को सी आंसर दिख रहा है, फिर वही बात 54 में जाना है क्या? ए बी और डी यहां पर सही आंसर होगा। मजा आया तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग, मजा आया? अच्छा मुझे ये बता सकते हो क्या कि ऑप्शन नंबर सी सही क्यों नहीं है? मैम देखो आपने जो ऑल है उसका ऑल ही रखा, नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलोसफर्स। मैम एक्चुअली में देखा जाए हम कॉन्ट्रापोजिशन मान लेते, पर कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर नो का आपको ऑल करने की जरूरत नहीं थी, नो का नो ही रखते और फिर आप बोलते नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड नॉन फिलोसफर्स, तो हम मान सकते थे कि ए और सी एक दूसरे के कॉन्ट्रापोजिशन है। बट ऑल की वजह से मैम यहाँ पर चीजें सेट नहीं हुई, ऑल की वजह से यहाँ पर चीजें सेट नहीं हुई। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए का कॉन्ट्रापोजिशन बनाऊं तो क्या आएगा? नो नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉन फिलोसफर, ये आ जाएगा क्या? सही, ठीक है, बढ़िया है। नो का सम नॉट हो जाएगा, हाँ सम नॉट भी कर सकते हो आप, ठीक है। आप देखो कुछ क्वेश्चंस में ना आपको ऐसे डायरेक्टली भी दे देगा कि ऑब्वर्स बताना है। अब ऑब्वर्स बताना है, सम का बताना है। सम का ऑब्वर्स क्या होगा? क्वालिटी चेंज करके सम नॉट हो जाएगा, और मैन का मैन ही रहेगा, ऑनेस्ट का नॉन ऑनेस्ट या फिर डिसऑनेस्ट हो जाएगा। चलो आंसर बताओ। मैम पहले तो क्वालिटी चेंज करो। अब क्वालिटी में जो सम है, सम की क्वालिटी चेंज करके क्या होगा मैम? सम नॉट हो जाएगा। तो पहले तो सम नॉट वाला पिक करो। मैम सम नॉट वाला तो एक ही है, और ऑनेस्ट का उल्टा हो जाएगा, प्रेडिकेट का उल्टा, प्रेडिकेट ऑनेस्ट है उसका उल्टा डिसऑनेस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी,